नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एआर एजुकेशन पे। तो थंबनेल से आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये बखूबी अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद है, जितने भी उनकी पावर्स है, उनकी शक्तियां है, जो भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सबको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, रेलवे की, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, या फिर वनडे एग्जाम की, ये क्लास जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। ओके, तो बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में। ओके, तो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रथम नागरिक होते हैं हमारे देश के, प्रथम नागरिक होते हैं हमारे देश के। जैसे एक घर में जो सबसे ऊपर जिसे रखा जाता है वो होते हैं हमारे जो हमारे दादाजी होते हैं, उनको प्रथम ऊपर रखा जाता है। उसी तरह देश के लेवल पे जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको सबसे उच्च स्तर मिलता है, उच्च स्तर पे रखा जाता है। वही होते हैं हमारे भारत के प्रथम नागरिक। ओके, जो संघ के जितने भी कार्यकारी शक्तियां होते हैं, जितने भी जैसे सेंट्रल के जितने भी पावर्स होते हैं, वो सभी जो है वो राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। ओके, राष्ट्रपति के बारे में जो है 52 से लेके 62 तक इनका उल्लेख मिलता है। ओके, 52 से लेके 62 तक जो है अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है। ओके, तो सबसे पहला आर्टिकल आ जाता है अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 में क्या है? तो अनुच्छेद 52 में जो है वो राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। ओके, हमारे भारत में जो है एक राष्ट्रपति होने चाहिए, इसके बारे में जो है अनुच्छेद 52 में उल्लेखित है। ओके, दूसरा हमारा आ जाता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में जो है वो कार्यपालिका शक्ति है। ओके, राष्ट्रपति जो है वो उनके अंतर्गत जो है, उनके अंदर जो है वो जितने भी सेंट्रल्स के पावर होते हैं, सेंट्रल के जितने भी मतलब केंद्र के जितने भी पावर है वो राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। वो अनुच्छेद 53 में उसको दर्शाया गया है। ओके, अनुच्छेद 54 की बात कर लेंगे तो अनुच्छेद 54 में जो राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बताया गया हुआ है। तो आपने कभी जो आज के मतलब इलेक्शन जो होते हैं, आपने प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन आपने मतलब उसके डायरेक्ट जाके आपने वोट दिया होगा, लेकिन आपने कभी राष्ट्रपति के चुनाव में आपने वोट दिया है? नहीं दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट रूप से होता है। इनडायरेक्ट रूप से होता है। इसमें आप जो है हमारे भारत के नागरिक जो है वो चुनाव नहीं देते, बल्कि इनके बदले जो है हमारे भारत के जो एमपी होते हैं, जो लोकसभा के एमपी होते हैं और राज्यसभा के जो एमएलए होते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में भाग लेते हैं। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में जो है वो भाग लेते हैं। एमपी हमारा हो जाता है कंट्री के लेवल पे, और जो एमएलए हो जाता है वो हो जाता है स्टेट के लेवल पे। ओके, तो ये दोनों मिलके जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में भाग लेते हैं। ओके, निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में जो है वो निर्वाचन की रीति दी गई, मतलब इलेक्शन का जो मेथड होता है इसके बारे में जो है अनुच्छेद 55 में दिया गया हुआ है। तो जब आप प्रधानमंत्री के जब आप इलेक्शन में जब आप वोट देने जाते हो तो आप किसी एक कैंडिडेट को आप वोट देते हो। ओके, लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 कैंडिडेट है, चारों जो है वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव मतलब इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर एक इंसान है, अगर इसे जो है वो वोट देता है, मतलब मान लीजिए कि इसे प्रथम स्थान पे रखता है। ओके, इसे दूसरे स्थान पे रखता है, इसे तीसरे पे रखता है, इसे चौथे पे रखता है। ओके, राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट को अगर वोट दे रहा है, किसी भी कैंडिडेट को अगर वोट दे रहा है, तो वो देने वाला जो है वो चारों को वोट देगा। मतलब ठीक है, चारों कैंडिडेट को वोट देगा, लेकिन वो इस स्तर पे वोट देगा कि पहले स्थान पे कौन रहेगा, दूसरे पे कौन रहेगा, तीसरे पे कौन रहेगा, चौथे पे कौन रहेगा। अगर मान लीजिए कोई और आता है और वो आके इसको कहता है कि नहीं, इसको जो है वो पहले नंबर वाले को जो है हम दूसरे नंबर पे रखना चाहेंगे, इसको पहले नंबर पे, इसको तीसरे नंबर पे, इसको चौथे नंबर पे। ओके, अगर हम दूसरे की बात कर लेंगे, अगर तीसरा कोई इंसान आता है, अगर वो कहता है कि नहीं हम इसको पहले नंबर पे रखेंगे, इसको दूसरे नंबर पे, इसको तीसरे, इसको चौथे नंबर पे रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जिसके फर्स्ट नंबर की मेजोरिटी किसके पास जाता है,
तो पहले नंबर पे कौन है, कोई भी अगर कैंडिडेट है पहले नंबर पे तो उसे जो है वो राष्ट्रपति बना दिया जाता है, क्योंकि इसके पास जो मेजोरिटी है वो पहले नंबर की मेजोरिटी जो है इसके पास ज्यादा है, तो इसे राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ओके, तो इस माध्यम से हम ये समझे कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें अगर कोई भी एमएलए या एमपी जो है वोट देता है तो वो एक इंसान को वोट नहीं देता है, बल्कि जितने भी कैंडिडेट है सबको वोट देता है, लेकिन वो एक सीक्वेंस में रखता है कि पहले नंबर पे कौन रहना चाहिए, दूसरे नंबर अगर ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, अगर ऐसे करते हुए वो चारों नंबर पे वो कैंडिडेट्स को रखता है। ओके, तो ये जो है निर्वाचन की रीति जो है अनुच्छेद 55 में दिया गया है। ओके, अब आगे की बात कर लेते हैं कार्यकाल। एक राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, 5 इयर्स का जो है कार्यकाल होता है। अगर आप यूएसए की बात कर ले तो यूएसए में जो एक राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 4 इयर्स का होता है, 4 साल का कार्यकाल होता है। अगर आप और एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हम स्विट्जरलैंड की एग्जांपल ले लेंगे, तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है। तो हर देश का अपना अपना अलग कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, इसे अनुच्छेद 56 में जो है वो दर्शाया गया हुआ है कार्यकाल। ओके, अनुच्छेद 57 की बात कर लेंगे तो इसमें पुनर्निर्वाचन की बात किया गया है कि एक राष्ट्रपति कितने बार कितने बार जो है इलेक्शन लड़के राष्ट्रपति बन सकता है। तो हमारे भारत में जो है एक राष्ट्रपति जो है अनलिमिटेड एक सेकेंड गलत लिखा गया मैंने, रुक जाइए। एक राष्ट्रपति जो है वो अनलिमिटेड टाइम जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। अगर वो चुनाव लड़ रहा है, अगर वो जीत जा रहा है तो वो फिर से राष्ट्रपति बन सकता है। ओके, लेकिन अगर आप दूसरे कंट्री की बात कर ले, जैसे आप यूएसए की बात करते हैं, यूएसए में क्या होता है कि एक कैंडिडेट जो है वो 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ओके, तो ये अनुच्छेद 57 में जो है या आर्टिकल 57 में इसको दर्शाया गया है। आर्टिकल 57 में क्या है तो पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया को बताया गया है। अब अनुच्छेद 58 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 58 की बात कर लेते हैं, इसमें योग्यता के बारे में बताया गया। एक राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो भारत देश के नागरिक होना चाहिए, और दूसरी बात जो है वो 35 वर्ष की जो है आयु होनी चाहिए। ओके, 35 वर्ष की आयु जो है उनकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज नहीं मतलब इसकी जो है योग्यता नहीं मानी जाती है, वो है एजुकेशन। लेकिन क्या आपको ये सही लगता है कि एजुकेशन नहीं होना, क्या ये सही है या गलत है? सही है या गलत है बताइए। क्या एक राष्ट्रपति बनने के लिए एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसको जो है वो आर्टिकल 58 में जो है नहीं बताया गया है कि एक राष्ट्रपति जो है वो शिक्षित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से अगर देखें तो अगर किसी देश का सर्वोच्च जो नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। ओके, तो उसको कहीं ना कहीं वो चुनाव जो लड़ रहा है तो उसमें प्रक्रिया में ये भी योग्यता होनी चाहिए कि वो कम से कम वो 10th पास तो हो, चाहे वो इंटर पास तो हो। अगर आप किसी भी एमटीएस की भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे जो योग्यता होती है वो आपके 10th पास होते हैं। ओके, सीएचएसएल की तैयारी करते हो इंटरमीडिएट तक के जो है आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो अगर आप छोटी मोटी नौकरी अगर कोई देश का नागरिक मतलब अगर फॉर्म भर रहा है, करना चाह रहा है, तो उसकी योग्यता चाहिए। लेकिन देश के जो राष्ट्रपति है अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो उसकी योग्यता मतलब शिक्षित होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया हुआ है 58 में। लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ओके, तो इसको जो है खैर वो छोड़िए, हटाइए, हमें जो पढ़ना है हम वही पढ़ेंगे। अनुच्छेद 58 में जो है वो योग्यता के बारे में बताया गया है, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए और 35 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं 59 की, अनुच्छेद 59 की। अनुच्छेद 59 के बारे में बात करती है। इसमें जो है शर्तें हैं कि एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें होते हैं। तो एक राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम जो है आपके पास 100 एमएलए होने चाहिए। ठीक है, 100 एमएलए जो है वो आपके पास होने चाहिए, तभी आप एक देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। नहीं तो कोई भी मुंह उठा के चला जाएगा, बोलेगा कि हम राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपके पास कम से कम 100 एमएलए होने चाहिए, तभी आप भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ओके, तो ये अनुच्छेद 59 में बताया गया हुआ है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 60 की।
अनुच्छेद 60 में क्या है, तो अनुच्छेद 60 में जो है ओथ के बारे में बताया गया है, शपथ के बारे में बताया गया हुआ है कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो पहले शपथ लेगा। ओके, हालांकि जितने भी सरकारी अधिकारी जितने भी होते हैं वो ड्यूटी पर चढ़ने से पहले वो एक ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि वो भारत के संविधान के विरुद्ध नहीं जाएंगे, वो संविधान के तहत काम को करेंगे वगैरह वगैरह, जितनी भी चीजें शपथ वो लेते हैं। ओके, तो ये शपथ जो है अनुच्छेद 60 में आता है। और अनुच्छेद 61 की बात करेंगे तो इसमें महाभियोग के बारे में बताया गया है कि इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट। अगर आप महाभियोग करना चाहते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, मतलब मान लीजिए कि किसी वर्ष जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है वो सही दिशा में कोई काम नहीं कर रहे हैं, या कुछ मतलब उनके या मान लीजिए कोई स्कैम कर रहे हैं, कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, या कुछ मतलब बहुत सी चीजें भारत के अंदर हो रही है लेकिन वो चुप्पी साधे हुए हैं, वो कुछ कर नहीं रहे। तो इससे क्या होता है कि आप राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट कर सकते हैं, महाभियोग कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो है वो राष्ट्रपति को आपको 16 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को बताना होगा, 16 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को बताना होगा कि हम आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ करने वाले हैं, इम्पीचमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप चाहे तो ये प्रक्रिया करने से पहले आप जो है वो इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो हम इस महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो ये थे हमारे भारत के राष्ट्रपति उनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके बारे में मैंने यहाँ ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे पका चुनरी का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग। ओके, यहाँ पे प का मतलब हो जाएगा पद। ओके, राष्ट्रपति का एक पद होनी चाहिए। का मतलब हो गया कार्यपालिका शक्ति। चू का मतलब देखिए चुन का मतलब हो गया चुनाव। ओके, राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में। तीसरा है जो कि अनुच्छेद 54 में आता है। चौथे की बात कर लेंगे तो हमने रीति, मेथड ऑफ इलेक्शन। ओके, मेथड इलेक्शन के बारे में दिया गया हुआ है। अब ये पांचवा जो है वो है कार्यकाल, कितने साल की कार्यकाल होते हैं राष्ट्रपति के, उसके बारे में। ये पुनर्योग हो गया। ओके, एक राष्ट्रपति कितने बार, क्या वो दूसरी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है, पुनर्योग के बारे में बताया गया हुआ है। ओके, अब बात करें शर्त। ओके, शर्त के बारे में है, ये हो जाएगा शर्त। और ये है शपथ, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। और ये हो जाएगा महाभियोग, इम्पीचमेंट। ओके, जो कि आता है आर्टिकल 61 के अंतर्गत, जो कि है अनुच्छेद 61 के तहत आता है। ओके, तो ये थे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारे एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इसको रट लीजिएगा, या फिर मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ओके, अब जान लेते हैं कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स जो होते हैं राष्ट्रपति के, वो भी हम जान लेंगे। ओके, जो राष्ट्रपति जो होता है वो अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है, लोकसभा को प्रोपगेशन करने की शक्ति रख सकता है, और लोकसभा को बुलाने की भी शक्ति जो है उसको मतलब उसकी जो मीटिंग्स होते हैं उसके बुलाने की भी शक्ति रखता है। वो किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 85 के तहत आता है। ओके, भारत के राष्ट्रपति जो है वो ज्वाइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं। ओके, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ज्वाइंट सिटिंग जो है वो बुला सकते हैं। ओके, दोनों सदनों के बैठक जो है वो राष्ट्रपति बुला सकता है। ओके, आर्टिकल 123 के तहत जो है वो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ओके, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 124 के तहत। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 72। इसके तहत जो है वो राष्ट्रपति जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसी को क्षमादान दे सकते हैं। ओके, किसी को भी क्षमादान दे सकते हैं, किसी को भी पार्डन जो है वो दे सकते हैं। मान लीजिए किसी की फांसी होने वाली है, अगर राष्ट्रपति ने मन बना लिया कि नहीं उसको फांसी नहीं होनी चाहिए, इसको क्षमादान देना चाहिए, तो कौन दे सकता है? इस एक ही इंसान के पास जो है वो ताकत होती है, वो होती है हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास ये क्षमादान करने की शक्ति होती है, जो कि आता है अनुच्छेद 72 के तहत। ओके, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 143 के अंतर्गत क्या आता है। तो अगर मान लीजिए किसी वर्ष हमारे भारत के राष्ट्रपति जो है उनको सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना है, तो वो
आर्टिकल जो है 143 के तहत वो है जो सुप्रीम कोर्ट से अपनी सलाह ले सकते हैं किसी भी बारे में, किसी मतलब कोई भी मतलब कोई भी चीज हो गया उसके बारे में अगर सलाह लेना है तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। ओके, अब देख लेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के कुछ इमरजेंसी पावर्स होते हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे। इमरजेंसी पावर के बारे में बात कर लेंगे। ओके, आर्टिकल 352 के तहत जो है वो भारत के राष्ट्रपति जो है वो देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। ओके, वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं अनुच्छेद 360 के तहत। ओके, अगर किसी वर्ष समझ लीजिए कि राज्यों में जो है वो संविधान को उल्लंघन हो रहा है, संविधान का मतलब संविधान को मतलब उसको सही डायरेक्शन में नहीं लिया जा रहा है, उसको उल्लंघन हो रहा है, तो वो जो है उनका विफलता की जो है उसके जो भी फेलियर के जो घोषणा है वो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति कर सकते हैं। ओके, फाइनेंशियल पावर हम देख लेंगे, वित्तीय शक्ति क्या क्या होती है। ओके, वित्तीय शक्ति जो है वो क्या क्या होते हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल जो है एनुअल फाइनेंशियल बजट का जो है हमारे संविधान में ऐसा कुछ उल्लेख है नहीं, उसके जगह पे हमारे संविधान में जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो मिलता है। बजट हमारे भारत के संविधान में ऐसा कुछ इसका उल्लेख नहीं मिलता है, तो वो जो है अनुच्छेद 112 के तहत जो है राष्ट्रपति पेश कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे फाइनेंस कमीशन जो होते हैं वित्त, ओके, फाइनेंस कमीशन जो होते हैं जो हमारे जो फाइनेंस कमीशन जो होते हैं, ओके, उसको जो है उसकी उसका जो जो उसको फाउंड कर सकते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 280 के तहत, आर्टिकल 280 के तहत। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे हमारे। कुछ अदर शक्तियां भी है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, जैसे कि मान लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे, जैसे भारत के राष्ट्रपति जो है वो भारतीय सेना के सर्वोच्च जो है कमांडर होते हैं। ओके, भारतीय सेना के जो है वो सर्वोच्च कमांडर होते हैं। देश में देखिए, देश में जितने भी राजदूत होते हैं ना, जितने भी एम्बेसडर होते हैं या हाई कमीशन जो भी बाहर जाते हैं, हमारे देश से या दूसरे कंट्री में जो बाहर जाते हैं या बाहर के कंट्री के जो भी हमारे देश में आते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है नियुक्ति करता है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, हमारे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ओके, कहीं ना कहीं हमारे जो एसएससी है या रेलवे है वो कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल्स होते हैं वो पूछता है, क्योंकि जो हमारे देश के प्रथम नागरिक जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो इसके आर्टिकल्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो बनेंगे ही। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।